हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 15, 16 और 17 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एल्टीग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर देखा जाए आपको प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण डाटा है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अपने इस वीडियो में हम पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और यूपी स्पेशल का वीडियो अपलोड हो चुका है, कल ही वो वीडियो अपलोड हुआ था, आप जाके उसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल अक्टूबर महीने का करंट अफेयर देखा जाए, महीने का एंड होगा तो नवंबर महीने का करंट अफेयर भी यूपी स्पेशल का आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखा जाए हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं उसको मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है। यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है, प्रतिदिन वीडियो क्लास आपको मिलती है, क्लास की पीपीटी ऐप पर शेयर किया जाता है, डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर लगा होता है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पर देखा जाए करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कंप्लीट पीडीएफ महीने के अंत में आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ऐप पर ही देखा जाए तो 100 बेस्ट एमसीक्यू का जो टेस्ट होता है वो भी ऐप पर उपलब्ध होता है, और यूपी स्पेशल तथा बिहार स्पेशल की महत्वपूर्ण पीडीएफ जो मासिक करंट अफेयर की पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सब कुछ देखा जाए सिर्फ 25 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा जाए पिन कमेंट में आप चेक करेंगे तो वहां पर एक लिंक लगा होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे, सीधे सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके वॉलेट में कॉइन होगा उस कॉइन को अप्लाई कर देना, ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, ये 18 रुपये 75 पैसे हो जाएगा और 18 रुपये 75 पैसे में आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में पूरे महीने का करंट अफेयर की तैयारी आप घर बैठे आसानी से बेफिक्र होकर कर सकते हैं, जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर हो सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहली खबर क्या है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वृक्ष माता सालू मर्दा तिकम्मा का निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हो गया, चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वृक्ष माता के नाम से मशहूर है सालू मर्दा थिकम्मा। 114 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में एक लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है। कर्नाटक की थिकम्मा जो थी, ये पर्यावरण संरक्षण में उनके अद्भुत योगदान के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच में लगभग 4 पॉइंट यानी 4.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 385 बरगद के पेड़ लगाए और उनकी संतानों की तरह देखभाल भी की, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला। और संतानों की तरह देखभाल करने के कारण ही इनको वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2019 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1995 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार तथा 2010 में हम्पी विश्वविद्यालय के द्वारा नदोजा पुरस्कार सहित अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम था, सालू मर्दा थिकम्मा। ठीक है, चलिए सालू मर्दा थिमक्का। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। अभिनेत्री है कामिनी कौशल। अब कामिनी कौशल का भी निधन हो गया है, महत्वपूर्ण नाम हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां पर देखें तो अभिनेत्री कामिनी कौशल का 14 नवंबर 2025 को 98 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। उनका जन्म कहां पर हुआ था, यहां पर देखा जाए लाहौर में उनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1927 को। और उनका मूल नाम क्या है, उमा कश्यप। ठीक है, जो कामिनी कौशल है, कामिनी कौशल का मूल नाम क्या है, उमा कश्यप इनका मूल नाम है। देखा जाए वो अपनी पहली फिल्म नीचा नगर 1946 के लिए जानी जाती हैं और कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर जो ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी ये। ठीक है, जो नीचा नगर फिल्म थी, ये जो कांस फिल्म होता है ना, कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें पाल्मे डियोर पुरस्कार जो ग्रैंड प्रिक्स होता है उसको जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म नीचा नगर थी, और इसी के लिए देखा जाए कामिनी कौशल को जाना भी जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ठाकुर जी की जो जरी पोशाक है उसको भौगोलिक संकेतक दिया गया है। मथुरा में देखा जाए जो जरी पोशाक होती है, मथुरा में ठाकुर जी की जो जरी पोशाक है उसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। ब्रज क्षेत्र के मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर जी की जरी पोशाक जो है इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इससे मथुरा के इस पारंपरिक धार्मिक परिधान की आधिकारिक पहचान और संरक्षण मिला है। चर्चा करें तो मथुरा का यह तीसरा स्थानीय उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले किसको किसको दिया गया है, तो मथुरा का जो पेड़ा है, ठीक है, मथुरा का पेड़ा और सांझी कला, इनको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है पहले ही। और अब तीसरा कौन सा बन गया है, तीसरा उत्पाद बन गया है यहाँ पर ठाकुर जी की जो जरी पोशाक है, वो तीसरा उत्पाद बन गया है मथुरा का, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए ये जो जीआई टैग आवेदन प्रक्रिया में जीआई मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने मार्गदर्शन किया था, और इसी वजह से देखा जाए तो मथुरा का ये तीसरा उत्पाद बन गया जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे चर्चा करें। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतर, ठीक है, राम वी सुतर या रामबाजी सुतर, इनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से देखा जाए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम वी सुतर, इनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 के लिए
राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। यह सम्मान उन्हें नोएडा सेक्टर 19 स्थित उनके आवास पर प्रदान किया गया है, जिसमें 2.5 लाख रुपए 25 लाख रुपए का पुरस्कार राशि, साल, स्मृति चिन्ह और यहाँ पर मानपत्र से सम्मानित किया जाता है। रामवी सुतर मूलतः महाराष्ट्र के धुले जिले के निवासी है और इन्हीं के द्वारा जो आप एकता की मूर्ति, ठीक है, एकता की मूर्ति जो केवड़िया में अवस्थित है, सरदार पटेल की मूर्ति प्रतिमा, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसका जो डिजाइन तैयार करने का काम किया था वो इनके द्वारा ही किया गया था, रामवी सुतर के द्वारा ही। चलिए आगे चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नदी संगम 2025 का आयोजन। अब ये जो राष्ट्रीय नदी संगम 2025 था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय नदी संगम 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में भारतीय नदी परिषद के द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो देश भर में नदी संरक्षण और जल प्रबंधन के व्यापक राष्ट्रीय विमर्श को बढ़ावा देना, ठीक है। नदी जल प्रबंधन पर राष्ट्रीय व्यापक विमर्श करने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय नदी संगम 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। इस आयोजन में श्री श्री रविशंकर, श्री गौरांग दास, संत सिंचीवाल और आचार्य बालकृष्ण जैसे कई प्रमुख संत तथा गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर नदियों के संरक्षण, स्वच्छता तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण विचार अपने रखे थे, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। गगनयान हेतु पहला ह्यूमन रेटेड इंजन। अब ये ह्यूमन रेटेड इंजन जो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए, गगनयान मिशन के लिए गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L1 10 स्टेज विकास इंजन सौंपा है, जिसे LVM-3 रॉकेट में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये L1 10 स्टेज विकास इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है और जिसे LVM-3 रॉकेट में यूज किया जाएगा। यहाँ पर चर्चा कर लें। इस इंजन के जरिए भारत 2027 तक पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है। गोदरेज एरोस्पेस पिछले 40 सालों से इसरो के साथ काम कर रहा है और चंद्रयान तथा निसार जैसे मिशनों में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी भी रही है, ठीक है। तो गोदरेज एरोस्पेस महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक, भारत के जो अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए। आगे चर्चा करें, यहाँ पर पॉइंट देखें तो मूडीज के द्वारा जो भारत की विकास दर है उसका अनुमान संशोधित किया गया है। अब ये जो संशोधित अनुमान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करें तो मूडीज रेटिंग ने भारत की आर्थिक विकास की दर के अनुमान को संशोधित करते हुए 2025 के लिए 7%, ठीक, 7% के हिसाब से भारत ग्रो करेगा और 2026 के लिए देखा जाए निर्धारित किया है कि 6.5% के हिसाब से भारत की जो जीडीपी है वो ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है। और ये अनुमान भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मध्य अवधि में थोड़े संतुलन लेकिन मजबूत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मूर पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूर पुरस्कार 2026, यहां पर देखा जाए भारतीय लेखिका नेहा दीक्षित को उनकी कृति द मेनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स, ठीक है, द मेनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स के लिए मूर पुरस्कार 2025 मानवाधिकार लेखन श्रेणी में लंदन में इनको सम्मानित किया गया। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मूर पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया है? भारतीय लेखिका है नेहा दीक्षित, इनको प्रदान किया गया है। इनकी कृति कौन सी है जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है? तो द मेनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स, ठीक है। चलिए यह पुरस्कार उनके मानवाधिकार विषयों पर गहन और संवेदनशील लेखन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना को प्रदर्शित करता है। आगे चर्चा कर लेते हैं FIH हॉकी विश्व कप 2026 के बारे में। जो ये FIH हॉकी विश्व कप 2026 है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर देखा जाए FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर BPSC में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मेजबानी से रिलेटेड सवाल जो होते हैं वो BPSC में पूछे जाते हैं। इस बार RO में भी आपने देखा, ठीक, ARO में भी सवाल पूछा गया था मेजबानी से रिलेटेड। तो इसलिए आपको याद रखना है FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त 2026 के बीच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दोनों देशों को चयनित शहरों में आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय रेल की AI आधारित दृष्टि प्रणाली। अभी जो दृष्टि प्रणाली है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे की AI आधारित दृष्टि प्रणाली है। यहाँ पर देखा जाए भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI आधारित दृष्टि प्रणाली विकसित की है, जिसका उद्देश्य चलती ट्रेन में अनलॉक या छेड़छाड़ किए गए वैगन दरवाजे की तुरंत पहचान करना है, ठीक है। कोई ट्रेन चल रही है, अक्सर आपने देखा होगा, लुटेरे मूवी एक आई थी, आई थिंक लुटेरे ही था, या एक मूवी आई थी रणवीर सिंह की इसक जादे, ठीक है। तो उसमें भी देखा जाए ऐसे ही ट्रेन में, और पुरानी फिल्मों में आपने कई फिल्मों में देखा होगा कोयला, ठीक है, कोयला चोरी करने के लिए लोग ट्रेनों में लूटपाट करते थे, मतलब ट्रेन का दरवाजा खोल देते थे, अनलॉक कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए
उन प्रणालियों से मतलब ऐसा कुछ ना हो पाए उसके लिए एआई आधारित दृष्टि प्रणाली भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित की गई है। इसका उद्देश्य है कि चलती ट्रेनों में अनलॉक या छेड़छाड़ किए गए वैगन दरवाजे की तुरंत पहचान करना कि किस दरवाजे से छेड़छाड़ हुई है, तुरंत पहचान हो जाएगी। ठीक है, ये प्रणाली उत्तर पूर्व सीमा रेलवे, ठीक है, एनएफआर और आईआईटी गुवाहाटी की संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। इससे 10 महीने तक चुनिंदा वैगनों पर सफलतापूर्वक परखा जाएगा। इस तकनीक में कैमरे और सेंसर वैगन पर लगाए जाते हैं जो रियल टाइम में दरवाजों की स्थिति व लॉक की सुरक्षा की निगरानी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी असामान्य गतिविधि या छेड़छाड़ का पता लगते ही सिस्टम स्वतः अलर्ट भेज देता है। यह पहल मैनुअल जांच की सीमाओं से दूर करते हुए माल परिवहन को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस दृष्टिकोण से यह पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह दृष्टि प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है। तो यह दृष्टि प्रणाली उत्तर पूर्व सीमा रेलवे तथा आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि चलती ट्रेन में अनलॉक या छेड़छाड़ किए गए वैगन दरवाजों का पहचान करना। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं एक्सरसाइज अखंड प्रहार के बारे में। अब ये जो एक्सरसाइज अखंड प्रहार है, आइए इसके बारे में जानते हैं। एक्सरसाइज अखंड प्रहार भारतीय सेना के साउदर्न कमांड द्वारा डेजर्ट सेक्टर में किया गया एक सफल सैन्य अभ्यास है जो त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल यहां पर देखा जाए भारतीय जो थल सेना है, वायुसेना और नेवी तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से कंडक्ट किया जा रहा है त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल, और उसी के एक हिस्से के रूप में एक्सरसाइज अखंड प्रहार जो है इसको डेजर्ट सेक्टर में किया गया। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, इसमें भारतीय वायुसेना के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करते हुए जमीनी सैनिकों के समर्थन से फाइटर ग्राउंड अटैक मिशन संचालित किए गए जिससे थल और वायुसेना की संयुक्त युद्धक क्षमता और तालमेल के प्रभावों को परखा गया। ठीक है, आगे हम चर्चा करें अक्षर महोत्सव 2025। अब ये जो अक्षर महोत्सव 2025 है इसके बारे में देख लेते हैं क्या पॉइंट है। अक्षर महोत्सव 2025 एक राष्ट्रीय सुलेखन उत्सव है जो 14 से 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में आयोजित हुआ। यहां पर चर्चा करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा द कॉलीग्राफी फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का थीम क्या था? अक्षर संस्कृति, संस्कृति के स्तंभ के रूप में अक्षर। ठीक है, और आदर्श वाक्य क्या था? लेखन से सुलेखन। थीम था अक्षर संस्कृति, संस्कृति के स्तंभ के रूप में अक्षर, और आदर्श वाक्य लेखन से सुलेखन था। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, इसमें 100 से अधिक सुलेख कृतियों और पांडुलिपियों की प्रदर्शनी, ख्यात कलाकारों की कार्यशालाएं, सुलेखन के व्याकरण, ज्यामितीय पर शैक्षणिक सत्र, बाल दिवस पर बच्चों के लिए विशेष नवांकुर लेखन खंड शामिल रहा जिसका उद्देश्य भारत की लिपि और सुलेख परंपरा को नए ढंग से सामने लाना था। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस, यहां पर देखा जाए जो विश्व मधुमेह दिवस है ये हर साल 14 नवंबर को इंसुलिन के जो खोजकर्ता थे सर फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक, यहाँ पर फ्रेडरिक बेंटिंग जो थे इनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर के दिन मधुमेह दिवस। याद रखना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे? अगर जो सवाल ये पूछ ले तो फ्रेडरिक बेंटिंग जो थे ये इंसुलिन के खोजकर्ता थे। यहाँ पर देखें इस वर्ष का थीम क्या था? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। ठीक है, थीम क्या था? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। इस बात पर जोर देती है कि मधुमेह जीवन के हर चरण बचपन से बुजुर्गावस्था तक को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हर उम्र में नियमित जांच, समय पर इलाज, स्वस्थ जीवन शैली और सहायक नीतियों की आवश्यकता होती है। आगे चर्चा करें इस दिन का उद्देश्य क्या है, तो इस दिन का उद्देश्य लोगों में मधुमेह के जोखिम को कम करने, उसके रोकथाम के उपायों और सभी मरीजों के लिए समान सुलभ इलाज व देखभाल के महत्व को बढ़ाना तथा उनके प्रति जागरूक करना है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से देखा जाए हर साल 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण खबर है, महाराष्ट्र में जो शुगर फैक्ट्रियां हैं इनके लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुगर फैक्ट्रियों के लिए प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। चर्चा करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत हर वर्ष 3 सहकारी और 3 निजी चीनी मिलों को चुना जाएगा। कुल 6 फैक्ट्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उद्देश्य क्या है इसका, तो यह योजना भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों की स्थिति सुधारने तथा चीनी मिलों के बेहतर गुणवत्ता प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं तथा किसान जो होते हैं बाढ़ से प्रभावित, उनकी स्थिति को सुधारने तथा चीनी मिलों को बेहतर गुणवत्ता प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देखा जाए तो यहाँ पर जो शुगर फैक्ट्री है उनके लिए प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं, लेप्चा पारंपरिक वाद्यों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिक्किम की जो लेप्चा जनजाति है उनकी 2 प्रमुख वाद्य यंत्र है, यहाँ पर देखा जाए टुंगबुक और पोमटुंग पुलित, टुंगबुक और पोमटोंग पुलित, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखें
तो यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट श्रेणी में 5 नवंबर को पंजीकृत किया गया था। टुंगबुक 3 तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जबकि पुमटोंग पुलित बांस से बनी पारंपरिक बांसुरी है। यहां पर चर्चा करें तो ये दोनों वाद्य लेप्चा समुदाय के लोक संगीत, उनकी सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक पहचान के महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं, और इसी दृष्टिकोण से ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टुंगबुक और पुमटोंग पुलित। भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है, ऐसा सवाल पूछ रहे तो आपको तुरंत टिक कर देना है सिक्किम से, ठीक है। और किस जनजाति से संबंधित है, तो लेप्चा। पूछ लेता है लेप्चा जनजाति कहां पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025। अब ये जो प्लास्टिक वेस्ट ऑडिट ब्रांड 2025 इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा शहरों में प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025 नामक देश का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट आयोजित किया गया है, ठीक है। शहरों का नाम जरूर याद रखना, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट, ठीक है। तो ये कौन कौन से शहर है यहाँ पर देखा जाए, मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा शहरों में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025। यहां पर चर्चा करें तो इस ऑडिट का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस ऑडिट का मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना था कि कौन सी कंपनियां प्लास्टिक कचरे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जिसके लिए 14 बड़ी कंपनियों जिनमें 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल है, इनको गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का लगभग 59% हिस्सा उत्पन्न करने के लिए पहचाना गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 14 बड़ी कंपनियों की पहचान की गई है, जिनमें 4 मल्टीनेशनल कंपनियां भी सम्मिलित हैं। आगे चर्चा करते हैं यूएई वॉक टू मार्स फिटनेस अभियान के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने फिटनेस और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए वॉक टू मार्स नाम का 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है, ठीक है। यह पहल ओपन मास्टर्स गेम अबू धाबी 2026 की उल्टी गिनती से जुड़ी हुई है। अभियान का लक्ष्य लोगों को कुल 54 मिलियन किलोमीटर चलने के लिए प्रेरित करना है, जो पृथ्वी से मंगल ग्रह की प्रतीकात्मक दूरी को दर्शाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दैनिक शारीरिक गतिविधियां, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। अभियान का थीम क्या था, एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है, एवरी स्टेप मेक अ डिफरेंस इसका थीम था। और इसी थीम पर देखा जाए वॉक टू मार्स फिटनेस अभियान स्टार्ट किया गया यूएई में, ठीक है। और प्रतीकात्मक रूप से पृथ्वी से मंगल तक की दूरी जो 54 मिलियन किलोमीटर है, इतना पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति को चलना चाहिए, ऐसा कहा गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं, त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। चर्चा करते हैं, साइबर भारत सेतु ब्रिजिंग स्टेट सिक्योरिंग भारत कार्यक्रम का आयोजन 11 नवंबर 2025 को अगरतला त्रिपुरा में किया गया। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं एस कृष्णन, इनके द्वारा किया गया था। यहां पर चर्चा करें तो यह कार्यक्रम त्रिपुरा सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय और CERT इन के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच साइबर समन्वय को मजबूत करना, देश में एक सुरक्षित साइबर वातावरण को तैयार करना के उद्देश्य से त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इथोपिया करेगा COP 32 की मेजबानी। जो COP 32 होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, इथोपिया करेगा। यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, इथोपिया को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले COP 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है। इसकी घोषणा COP 30 के जो प्लेनरी सत्र होता है इसी के दौरान घोषित किया गया। यह सम्मेलन अदिस अबाबा में होगा और इससे सभी अफ्रीकी देशों की सर्वसम्मत समर्थन भी मिला है, ठीक है। यहां पर चर्चा करें, यह महत्वपूर्ण है कि पिछले 16 वर्षों में पहली बार कोई वैश्विक जलवायु सम्मेलन उप सहारा अफ्रीका में आयोजित होने जा रहा है। 16 वर्षों के बाद देखा जाए जो उप सहारा क्षेत्र है, उप सहारा क्षेत्र, वहां पर कोई वैश्विक जलवायु सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। आगे चर्चा करते हैं, BSF ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं क्या खबर है। BSF की ट्रैकर डॉग है बबीता, इनको हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU नेशनल K9 ब्रेवरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस डॉग का नाम जरूर याद रखना, बबीता इसका नाम है, ठीक है। यहां पर हुआ क्या कि इस सम्मान के लिए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया गया जो उनके असाधारण साहस और सेवा को दर्शाता है, ठीक है। अमृतसर सेक्टर में तैनात बबीता ने सितंबर 2025 में एक बड़े ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे 3 तस्करों की गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। यहाँ पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। इसी वजह से ये यहाँ पर जो ट्रैकर डॉग है बबीता, इनका नाम है, इस ट्रैकर डॉग को सम्मानित किया गया है। आगे चर्चा करें, कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं कीर्ति सुरेश, इनको यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है।
तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जानी जाने वाली कीर्ति अब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो यह नाम याद रखना है आपको कि यूनिसेफ के द्वारा इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको नामित किया गया है? कीर्ति सुरेश को नामित किया गया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हो सकती हैं महिला कैडर। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 1 के लिए जो पॉइंट्स होता है, भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका, या ऐसा कोई महिलाओं से संबंधित टॉपिक आता है तो उसमें आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। निबंध आ जाता है महिलाओं पे तो वहां पर भी इस टॉपिक को आप मेंशन कर सकते हैं। देखा जाए तो सेना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो प्रादेशिक सेना होती है, इसमें महिला कैडरों को शामिल करने पर विचार कर रही है। शुरुआत में भर्ती कुछ बटालियनों तक सीमित रहेगी। इस कदम का उद्देश्य है सेना में महिलाओं के लिए धीरे धीरे और अधिक अवसर खोजना। ठीक है, फिलहाल महिलाओं को भारतीय सेना में 10 शाखाओं और सेवाओं में कमीशन दिया जा रहा है। वर्तमान में टेरिटोरियल आर्मी में लगभग 50,000 कर्मी विद्यमान है। ठीक है, और जो टेरिटोरियल आर्मी यानी कि जो प्रादेशिक सेना होती है उसमें भी महिलाओं को शामिल किया जाए, ऐसा विचार किया जा रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। टिम कुक के बारे में देखते हैं। टिम कुक अगले साल छोड़ेंगे एप्पल, नए सीईओ की तलाश। ठीक है, यहां पर जो टिम कुक है वो अगले साल एप्पल का जो सीईओ का पद है उसको छोड़ेंगे और नए सीईओ की तलाश स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर चर्चा करते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक अगले साल पद छोड़ सकते हैं। कंपनी नए सीईओ की तलाश में जुट गई है। हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जॉन टर्नस को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि कंपनी को कोई आधिकारिक टिप्पणी अभी तक इस पर नहीं आई है। ठीक है, जो टिम कुक थे इन्होंने 2011 में जब स्टीव जॉब्स सीईओ थे, उन्होंने जब नेतृत्व छोड़ा था एप्पल का, उसके बाद से टिम कुक लगातार सीईओ बने हुए हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? रिलायंस की एचआर प्रमुख शीर्ष CHROs में इनका नाम शामिल किया गया है। जो शीर्ष CHRO है उनमें नाम शामिल किया गया जो रिलायंस की एचआर प्रमुख है। यहां पर देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज की एचआर प्रमुख इरा बिंद्रा को दुनिया की शीर्ष चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, सूची में जगह पाने वाली रिलायंस एकमात्र भारतीय कंपनी भी है और इरा बिंद्रा जो है ये किसी भारतीय कंपनी की पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया है। और इरा बिंद्रा को देखा जाए तो इस सूची में संयुक्त रूप से 28वां स्थान प्रदान किया गया है। एकमात्र भारतीय महिला है जिनको यहां पर देखा जाए तो CHROs जो सूची है उसमें शामिल किया गया है, यानी कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की जो सूची जारी की गई उसमें शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है इरा बिंद्रा। बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है इनका। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? गौरी देवी, ठीक है, सालूमर्दा, तिमक्का, अमला अक्खिनेनी या मेधा पाटकर? किसका निधन हुआ है ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ठाकुर जी की जरी पोशाक को जीआई टैग किस राज्य के उत्पाद के रूप में मिला है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? 3 नंबर का क्वेश्चन है गगनयान मिशन के लिए पहला ह्यूमन रेटेड L110 इंजन किस कंपनी के द्वारा इसरो को सौंपा गया है? टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा, गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, HAL के द्वारा या भारतीय डायनेमिक्स के द्वारा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2026 में FIH हॉकी विश्व कप किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल? और अंतिम सवाल क्या कह रहा है? COP32 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? केनिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या इथोपिया? ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपसे इस वीडियो में पूछे गए हैं और इस वीडियो में पिछले 3 दिन के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन पर चर्चा की गई। बहुत तेजी से आगे बढ़ा गया है। इन वीडियो को देखिए और पिछले जो पूरे करंट अफेयर उनको रिवाइज करिए। साथ ही साथ एप्लीकेशन पर जाकर आप जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, साथ ही साथ चीजें आपकी रिवाइज हो जाती है। जो भी आप पढ़ते हैं वो चीजें रिवाइज हो जाती हैं और टेस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ऐप पर उपलब्ध है, उन टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।